स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में आपसे चर्चा करने वाले हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं। इसके पहले वाले मैंने वीडियोस में आपको मैट्रिक्स मेथड से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया। उसमें मैंने नॉन होमोजेनियस सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम के बारे में अच्छी तरीके से समझाया, पूरा फ्लो चार्ट बना के। अब आज हम पूरे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, हालांकि सिलेबस में आपके लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स हैं, आप देख रहे होंगे यहाँ पर x, y और z। तो क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करते हैं, फिर उसमें नॉन होमोजेनियस सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, क्रैमर रूल का फॉर्मूला क्या और स्ट्रेटजी क्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, d निकालते हैं और आपको हम पहले फॉर्मूला लिख दें कि x इक्वल टू यहाँ पर होता है d1/d, y इक्वल टू होता है d2/d एंड z इक्वल टू होता है d3/d। बात आती है यहाँ पर d, d1, d2, d3 क्या है। तो आइए देखते हैं d क्या है। यहाँ पर d कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स है, a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3। अब यहाँ पर d1 क्या है, इसको भी देख लेते हैं। d समझ गए ना आप, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट्स a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 है। अब इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, आप डिटरमिनेंट्स की वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट्स और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। अब d1 का मतलब थोड़ा समझिएगा क्या है। d1 में क्या करना होता है कि पहले वाले कॉलम को हम लोग इस कांस्टेंट मैट्रिक्स से रिमूव कर देते हैं। कांस्टेंट मैट्रिक्स हम यहाँ नहीं कहेंगे, मतलब कांस्टेंट जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर d1, d2, d3, इससे रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा d1, d2, d3, बाकी ऐसा ही आप कॉपी पेस्ट कर देंगे b1, b2, b3, c1, c2, c3। मतलब मैंने d में क्या किया, पहले वाले कॉलम को d1, d2, d3 से रिप्लेस कर दिया। ऐसे ही आप d2 निकाल सकते हैं। d2 कैसे निकालेंगे, इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सेकंड वाले कॉलम को d1, d2, d3 से रिप्लेस कर देंगे। a1, a2, a3 अपनी जगह मौजूद है, यहाँ पर आप d1, d2, d3 लिख देंगे और यहाँ पर c1, c2, c3 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ आता है d3। d3 का मतलब हो गया कि तीसरे वाले कॉलम को हम d1, d2, d3 से रिप्लेस कर देंगे। a1, a2, a3, b1, b2, b3, c1, c2, c3 और यहाँ पर यहाँ d1, d2, d3 हो जाएगा। d1 में पहले वाले कॉलम को d1, d2, d3 से रिप्लेस करना है, d2 में सेकंड वाले कॉलम को d1, d2, d3 से रिप्लेस करना है और d3 में थर्ड वाले कॉलम को d1, d2, d3 से रिप्लेस करना है। और इन चारों डेट की वैल्यूज़, मतलब इन चारों डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को निकाल कर आपको यहाँ पर रख देना और आपके पास x, y, z की वैल्यू आ जाएगी। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन अगर लिखूँ, मेरे पास एक क्वेश्चन है, मेरे पास 5x माइनस 7y प्लस z इक्वल टू 11, 6x माइनस 8y। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको सिस्टम पता होना चाहिए क्योंकि आप ऑलरेडी इनके ऑपरेशंस जान चुके हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि क्रैमर रूल में करना क्या होता है, बाकी जो करना होता वो आप जानते हैं। ये मैंने आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हैं विथ 3 वेरिएबल्स। अब यहाँ पर इसको हमें सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम लोग इसका d निकालेंगे। तो d निकालने के लिए 5 माइनस 7 1, 6 माइनस 8 माइनस 1, 3 2 माइनस 6। अब बात करें d1 की,
तो D1 में क्या करना है कि पहले वाले कॉलम को इससे रिप्लेस कर देना है, 11, 15, 7। D2 अपने मतलब ये C2 ऐसे रहेगा, -7, -8, 2, 1, -1, -6। ऐसे बात करें D2 की तो ये 5, 6, 3 ऐसे ही रहेगा। सेकंड वाले को रिप्लेस कर देंगे 11, 15, 7 से, और 1, -1, -6 अपनी जगह मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं D3 की। तो D3 में क्या करना है कि तीसरे वाले कॉलम को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर 5, 6, 3, और कोई दिक्कत हो तो आप मैं बोल रहा हूँ, आप नोट करते रहिए, -7, -8, 2, 1, -1, -6। तो यहाँ पर थर्ड कॉलम को रिप्लेस करना है 11, 15, 7 से। अब हम एक चीटिंग करेंगे आपसे कि एक्चुअली मैंने पहले से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके रखा हुआ है। तो हमको बता देंगे यहाँ पे इस डी की जो वैल्यू आएगी, इस डिटरमिनेंट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर डी की वैल्यू आएगी 55। अब आप कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी मैंने इससे पहले वीडियोस बनाए हुए हैं, और यहाँ पर D1 की वैल्यू भी 55 आएगी। तो एक्चुअली मुझे बस एक्सप्लेन करना, यही बेनिफिट मिलता है अगर आप पहले से पढ़ा चुके होते हैं चैप्टर को। तो अब जैसे इनको नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, तो इसमें आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो आप डिटरमिनेंट निकालना जानते हैं। अब क्या करना है कि इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ रख देना है। जैसे अब यहाँ पर D1 की वैल्यू है 55, यहाँ पर D 55 1। यहाँ पर D2 की वैल्यू है -55, फिर -55/55 -1, -55/55 -1। इस तरीके से यहाँ पर आपको XYZ मिल गया। तो ये स्टूडेंट्स क्रैमर रूल है। इस क्रैमर रूल की मदद से आप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में आइए चर्चा करते हैं कि अगर D यहाँ पर 0 हो गया, क्योंकि देखिए D अपॉन में है, D फ्रैक्शन में आप P/Q पढ़ते हैं तो उसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर D डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इस पूरे कॉन्सेप्ट में D डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन बाय द वे अगर D 0 हो जाए तो क्या होगा, आइए चर्चा करते हैं। थोड़ा मिलता जुलता है। जब हमने आपको मैट्रिक्स मेथड में नॉन होमोजेनियस सिस्टम और होमोजेनियस सिस्टम में कंडीशंस क्लियर की थी, तो उस कंडीशन को क्लियर करने में जो हमने कॉन्सेप्ट दिया था वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। देखिए कैसे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। भाई यहाँ पर देखिए दो बातें हैं कि D की, D यहाँ पर 0 अगर नहीं है तो यहाँ सोल्यूशन मिलेगा यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, मतलब कंसिस्टेंस होगा, सोल्यूशन कंसिस्ट करेगा, कंसिस्टेंस। लेकिन अगर बाय द वे यहाँ पर D 0 हो जाए, तो मैं आपको पहले बता दूं, अगर D 0 हो जाए तो यहाँ भी दो केस बनेंगे। उन दो केस को समझाने से पहले मैं आपको ये लिखना सिखा दूं कि एक्चुअल में ये लिखा क्या है। ये लिखा है dx बराबर d1, dy बराबर d2 और dz बराबर d3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, और d अगर 0 है तो क्या होगा। भाई ये तो केस आपको क्लियर हो गया, आपने इसको सॉल्व भी कर लिया। d 0 हो जाता है, यहाँ पर क्या होगा, तो 0x बराबर d1, 0y बराबर d2 और 0z बराबर d3। अब आपको मालूम है, मैं इससे पहले भी आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन वो वैल्यू जिसको रखने पर LHS बराबर क्या हो, RHS इक्वेशन में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर x की ऐसी क्या वैल्यू रखी जाए कि LHS बराबर RHS हो जाए, तो डिपेंड करता है D1 पर। अगर यहाँ पर D1 0 हो जाता है तो 0x बराबर 0। अगर D1 यहाँ पर 0 हो जाता है तो यहाँ पर आप x की कोई भी वैल्यू रखें, LHS बराबर क्या रहेगा, RHS रहेगा। लेकिन अगर D1 नॉट इक्वल टू 0 है, सपोज दैट अगर 0x इक्वल टू 0 इंटू एक्स इक्वल टू D1 की वैल्यू मान लीजिए सपोज दैट 2 है, सपोज दैट
तो यहाँ पर x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं होगी जिसको रखने पर आपको 2 मिल जाए। इसका मतलब यहाँ पर तो कभी सोल्यूशन मिलना ही नहीं है। तो यहाँ पर D1 0 हो जाए। एक्चुअली पूरा सिस्टम देख रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात करें तो सब पर देखना चर्चा मतलब सब पर देखना पड़ेगा। 0y बराबर 0 हो जाए और 0z बराबर 0 हो जाए। तो ये एक ऐसी कंडीशन मिलेगी जिसमें हम कह सकते हैं कि इस पूरे सिस्टम का जो सोल्यूशन है वो इन्फानाइट है। मतलब यहाँ इन्फानाइट मैंने सोल्यूशन है। कारण क्या है कि D1 D2 D3 तीनों 0 हो जाएँ और D 0 है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये इन्फानाइट वैल्यू सोल्यूशन है। क्योंकि आप एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रख दें, एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रख दें, ये सेटिस्फाई करेगा सिस्टम को। तो ये इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन हो गया। लेकिन सपोज मान लीजिए 0x बराबर 2 हो जाए और 0y बराबर 0 हो जाए और 0z बराबर 0 हो जाए। अगर हम इंडिविजुअल इसकी चर्चा करेंगे तो ये y की बहुत सारी वैल्यू रखी जा सकती है। यहाँ पे इसकी इंडिविजुअल चर्चा करेंगे तो z की बहुत सारी वैल्यू रख सकते हैं। लेकिन x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं जो LHS बराबर RHS को सेटिस्फाई करे। तो हम इंडिविजुअल तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो इस पूरे सिस्टम को अगर हम ध्यान से देखें तो ये सिस्टम क्या हो गया, इनकन्सिस्टेंट हो गया, मतलब नो सोल्यूशन। कारण क्या है कि y और z की वैल्यू रख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ भी, लेकिन x की वैल्यू नहीं रख सकते। आप कोई भी वैल्यू ऐसी बता दीजिए x की जो यहाँ रख दें और LHS बराबर RHS हो जाए, नहीं हो सकता। आप यहाँ रख सकते हैं y की कोई वैल्यू, वहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं सकते। तो मतलब पूरा सिस्टम देखा जाए तो क्या हो गया, इनकन्सिस्टेंट हो गया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि d = 0 में अगर D1 बराबर D2 बराबर D3 बराबर 0, तो यहाँ पर फिर सोल्यूशन हो जाएगा कंसिस्टेंस, और यहाँ पर हो जाएगा इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। और इसी में अगर एटलीस्ट एनी वन मतलब यहाँ पर हमें देखिए, यहाँ पर D1 हमने 2 लिखा, लेकिन D2 D3 0 लिखा, कोई एक नॉन जीरो हो जाए, एटलीस्ट एनी वन नॉन जीरो, मतलब D1 D2 D3 में कोई एक नॉन जीरो हो जाए, 2 भी हो जाए, लेकिन अगर कोई एक नॉन जीरो हो जाए तो यह सोल्यूशन हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। और इसे बोलेंगे हम लोग नो सोल्यूशन। कारण समझ गए होंगे नो सोल्यूशन का, कि यहाँ पर x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही जिसको रखने पर LHS बराबर क्या हो जाए, RHS। तो आप देख रहे हैं दोस्त कि D 0 होने पर 2 केस बनते हैं, D1 D2 D3 तीनों अगर 0 हो जाए तो ये सोल्यूशन इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो जाएगा। कंसिस्टेंट करे, सोल्यूशन कंसिस्ट करेगा तो ये कंसिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई एक नॉन जीरो हो जाए, जरूरी नहीं कि D1 D2 D3 में कोई अगर नॉन जीरो हो जाए तो ये सोल्यूशन इनकंसिस्टेंस हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा। ये तो थी दोस्त क्रैमर रूल को मैंने समझाया, और ये नॉन होमोजेनियस सिस्टम की बात थी। अब इसी में बात करते हैं होमोजेनियस सिस्टम की। तो देखिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। होमोजेनियस सिस्टम में यहाँ पर मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब देखिए तरीका क्या है, आप होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस सिस्टम को आप अलग मत बांटिए, आप अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। आप उसको ये मत सोचिए कोई नई चीज़ पढ़ रहे हैं, आप तरीका अपना वही रखिए। जैसे क्रैमर रूल आप पढ़ते आ रहे हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर डी की, तो डी फिर से वही हो जाएगा, क्या वही A1 B1 C1, कोई नई बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। आप बताइए D1 में हमने क्या कहा था। D1 में मैंने कहा था कि फर्स्ट कॉलम को हम D1 D2 D3 से रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर D1 D2 D3 की जगह 0 0 0 है, तो फर्स्ट कॉलम में यहाँ 0 0 0 आ गया, बाकी ऐसे ही छाप देंगे B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पर D1 आपने लिख दिया। ऐसे D2 जब लिखेंगे तो आप जानते हैं D2 में क्या होगा। D2 में आप सेकंड वाले को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ पर इसको ऐसे छाप दें, सेकंड में आ जाएगा D1 D2 D3, और ऐसे ही D3 की बात करें तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 की जगह आ जाएगा D1 D2 D3। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी डिटरमिनेंट में कोई एक कॉलम जीरो हो जाए या कोई एक रो जीरो हो जाए तो उसकी वैल्यू जीरो होती है।
तो इसका पूरा कॉलम एक 0 0 0 है, तो इस पूरे डेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसे इस वैल्यू डेट की वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी डेट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यार यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर आप कह रहे हैं कि D1 D2 D3 कन्फर्म 0 है। इसका मतलब आप इसको इस तरीके से ध्यान दें, यानी आपको यहाँ पर एक कंडीशन क्लियर है कि यहाँ पर जो आपके पास सोल्यूशन है वो dx बराबर 0 है, dy बराबर 0 है और dz बराबर 0 है। ये सिचुएशन आपके सामने है। अब थोड़ा सा ध्यान दें अगर, तो यहाँ पर d की वैल्यू पर डिपेंडेंसी अब हो गई। अगर हम कहते हैं कि d डज नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब इस d की वैल्यू नॉन जीरो है, मतलब 2 है, 5 है, 6 है, वॉट एवर कुछ भी हो सकती है, नॉन जीरो होनी चाहिए। और अगर d नॉन जीरो है दोस्त, तो सपोज मान लीजिए 2 है, तो 2x बराबर 0 देन x इक्वल टू 0/2 वी गेट 0, 2y इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 0/2 वी गेट 0, ऐसे z भी 0। इसका अगर d नॉन जीरो होता है, कुछ भी हो d नॉन जीरो, d की वैल्यू कुछ भी नॉन जीरो, तो आप यहाँ पर ये डंके की चोट पे कह सकते हैं कि x 0 होगा, y 0 होगा और z 0 होगा। तो यहाँ पर सोल्यूशन तो मिला और सोल्यूशन यूनिक है, लेकिन ये यूनिक सोल्यूशन ऐसा है कि d कुछ भी हो जाए यहाँ पर, लेकिन x y z हमेशा 0 0 0 रहेंगे। यानी ये यूनिक सोल्यूशन एक अलग ही यूनिक टाइप का है, मतलब यूनिक सोल्यूशन में भी यूनिक है, मतलब 0 0 0 और 0 0 मतलब ख़त्म हो गया, वैनिशेस। इसलिए अगर डिक्शनरी खोलें तो ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल का मतलब वैनिशेस होता है, ख़त्म हो जाना, इसीलिए इसका नाम है ट्रिवियल सोल्यूशन। इसको हम लोग ट्रिवियल सोल्यूशन ही बोलते हैं। ये हमारा हो गया ट्रिवियल सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन। इसी में अगर हम कह दें कि d इक्वल टू 0 हो जाए, तो अब आप देखिए वही जो अगर कॉन्सेप्ट को बार बार आप दोहराएं, तो आप देखिए यहाँ से d अगर 0 हो जाए तो 0x बराबर 0, 0y बराबर 0 और 0z बराबर 0। तो यहाँ से आपको एक फील आ रहा है यार कि x y z की वैल्यू कुछ भी रखें तो हमेशा LHS बराबर RHS आएगा, यानी यहाँ सोल्यूशन कंसिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ बोलेंगे हम इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन को, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन भी बोलते हैं, बट इसको इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन बोलेंगे, इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन। क्लियर है कि नहीं? क्यों इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन बोलेंगे? क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड कुछ भी रखें, LHS बराबर क्या रहेगा, RHS। तो ये हमारा इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन हो गया। इसी को नॉन ट्रिवियल कहते हैं और इसे ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो दोस्त मैंने इस पूरे खेल में आपको ये जानकारी दी कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्रैमर रूल से, और पूरा मैंने इसका एक डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब ये भी वीडियो 17 मिनट के आसपास का हो गया है, तो दोस्त मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा जो इससे रिलेटेड होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए और हमसे जुड़े रहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको 11th और 12th के। और फ्यूचर में भी हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग 10th क्लास की भी कुछ 10th क्लास के भी कुछ लेक्चर्स बनाना स्टार्ट करूँ, वीडियो बनाना शुरू करूँ। आप लोगों का जैसा जैसा रिस्पांस रहेगा उसी तरीके से मैं आगे काम करूँगा। फिलहाल 11 12 की सीरीज़ मेरी चलती रहेगी, बीच में 1-2 दिन ब्रेक हो गया तो उसका मैंने न्यूज़ ऑलरेडी आपको दे दिया था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।